दोस्तों, ओल्ड मैन एट द ब्रिज, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की ये शॉर्ट स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि पिछले वीडियो में ये आखिरी के 5 मिनट मुझे लगा कि थोड़ा सा हेस्टी हो गए थे और समझ में नहीं आए थे। शायद आपकी समझ में ना आए हों। इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना ज़रूरी है, इसलिए इसका जो कंक्लूजन है वो उसको पढ़ते हैं। उसकी इसकी कंक्लूडिंग लाइंस को है, इसको बहुत अहमियत से पढ़ने की ज़रूरत है। सो हम यहाँ से शुरू करेंगे। वाई दे विल probably come through in it all right। ये नरेटर जो था इस स्टोरी का, ये जो रिपोर्टर था, ये इसको दिलासा देता है कि उस बुज़ुर्ग इंसान के, वो जो ओल्ड मैन के जो परिंदे वगैरह वहाँ पे फंसे हुए हैं, वो जो जानवर उसके पेट्स जो उसके घर पे हैं वो फंसे हुए हैं। सो ही इन अ वे consoles the old man that yes, they'll be fine, they'll be all right। उसके बाद ये इसके इस कंडोलेंसेस को एक्सेप्ट करते हुए, इसके इस तसल्ली देने को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं वापस कि यस, यू थिंक सो, कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा। तो नरेटर इसको वापस कहता है, आई सेड व्हाई नॉट आई सेड वॉचिंग द फार बैंक where now there were no gods। तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। लेकिन साथ में ही मेरी नज़र जो है थोड़ी आगे तक गई, थोड़ी दूर तक गई। और जब मैंने उस सड़क के किनारे को काफ़ी दूर तक देखा तो मैंने अंदाज़ा किया कि अब वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई गाड़ी वगैरह जो है नहीं है, सब लोग जा चुके हैं। सिर्फ वो और ये जो बुज़ुर्ग इंसान थे, ये वहाँ पे रह गए हैं, ये दोनों थे। But what will they do under the artillery when I was told to leave because of the artillery? ये फिर से concerned है about his animals, about his pets at home। ये वापस इसको दोबारा से यही सवाल दोहराता है कि अगर मुझे आर्टिलरी के डर से वहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया गया, वहाँ पे फायरिंग हो सकती है, वहाँ पे हालात ख़राब हो सकते हैं, तो इन हालात की वजह से अगर मुझे वहाँ से निकलने पे मजबूर किया गया, तो वो इन हालात में क्या करेंगे। वो गोलियों की गन गरज में, या टैंक्स आएंगे, या फिर तोपों की गन गरज होगी, तो इस शोर शराबे में वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। यानी ही इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट द बर्ड्स, अबाउट द एनिमल्स विच ही कंसिडर्ड एज ए फैमिली, विच ही ट्रीटेड एज ए फैमिली। क्योंकि उसकी फैमिली वही है। हमने पहले डिस्कस किया था कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। अब ये नहीं मालूम है कि उसकी फैमिली उसके साथ नहीं है, या उसने उसको अपनी फैमिली को छोड़ दिया, या फैमिली ने उसको छोड़ दिया, या मर गई है, या ऐसा कुछ हो। इस कोई कहीं पे कोई क्लियर नहीं है, इस बारे में कोई क्लियरेंस नहीं है। तो इसकी फैमिली जो है, इसके वही एनिमल्स हैं जो घर पे हैं। डिड यू लीव द डाउ केज अनलॉक्ड, आई आस्क्ड। मैंने इस बुजुर्ग इंसान से एक और सवाल किया। मैंने इसको पूछा कि आया आपने डाउ केज जो थे, जो आपका वो कबूतरों का पिंजरा जो है, जिस पिंजरे में आप अपने फाख्ताएँ वगैरह या कबूतर वगैरह रखते थे, क्या आपने उसको खुला छोड़ा है? यस, उसने हाँ में जवाब दिया। उसने assertive जवाब दिया। द ओल्ड मैन आंसर्ड इन assertive that yes, he has unlocked the dove cage। उसके बाद क्या होता है, ये वापस क्या सवाल करता है इसको, then they'll fly। ये इसको जवाब देता है कि अगर आपने उसको खुला छोड़ा है तो वो जो है वो ज़रूर उड़ जाएंगे, वो वहाँ नहीं जाएंगे। that they will fly, he suggests that they will fly। uh, but the others, it's better not to think about the the others। लेकिन दूसरों के बारे में वो श्योर नहीं है। ही इज़ नॉट श्योर अबाउट द अदर एनिमल्स। यानी उसकी 4 वो गोट्स हैं, और एक और वो कैट के बारे में उसने कहा है कि वो अपना ख्याल रख सकती है। तो ये जो गोट्स वगैरह उसके पास हैं, उनके बारे में कहता है कि अगर उनके बारे में ना ही सोचा जाए तो बेहतर है। बिकॉज ही कैन नॉट थ्रो लाइट ऑन द फ्यूचर ऑफ गोट्स। वो इनके बारे में नहीं कह सकता कि उनका क्या होगा। तो उसके बाद क्या हो जाता है, यानी कि वो श्योर नहीं है कि वो बचेंगी या नहीं। तो ही सेड
इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्ज। मैंने कहा, मैंने इस बात पे थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि अगर आपने आराम कर लिया अब तक, अगर आपने आराम फरमाने का आपका मकसद जो है वो पूरा हो गया, तो उसको अर्ज करता है, वो उसको इंसिस्ट करता है दैट ही इंसिस्ट द ओल्ड मैन टू गेट अप एंड ट्राई टू वॉक फर्दर, क्योंकि गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, ये इसको कहता है कि अगर आपने काफ़ी आराम किया है तो इसको इंसिस्ट करने की कोशिश करता है कि आप खड़े हो जाएं और चलने की कोशिश करें। तो वो वापस जवाबन कहता है थैंक यू, ही सेड, एंड गॉट टू हिज फीट, swayed from side to side and then sat down backwards in the dust। तो उसने उसका शुक्रिया अदा करते हुए वो खड़ा हो गया, लेकिन खड़ा होके वो अपने टांगों पे वो नहीं रुक पाया, यानी he he tried to uh, get up, the man tried to walk but could not, and he once again sat down in the dust, यानी he could not walk, वो चल नहीं पाया, वो इतना थका हुआ था कि he swayed from side to side, यानी कि वो डगमगाया चलने में, यानी कि उसके कदम जो है they moved backward and forward या side to side in a perpendicular manner, so he could not walk, so he again वो नीचे बैठ गया दोबारा से। I was only taking care of animals, he said dully। दोबारा से फिर से परेशान होते हुए ये वापस इस नरेटर से कहता है कि मैं तो सिर्फ अपने जानवरों का ख्याल रख रहा था। I was only taking care of animals, he said dully, but no longer to me। I was only taking care of animals, यानी कि इस लाइन का यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे ये बार बार वो इस बात पे जोर देता है, इस बात को जोर दे के कहता है, इस बात को पूरे स्ट्रेस के साथ कहता है कि मुझे इन चीज़ों के साथ कोई वास्ता नहीं था। आई हैड नथिंग टू डू दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑल अराउंड, व्हाट डिफरेंट आइडियोलॉजीज, व्हाट पॉलिटिकल व्यूज, व्हाट पॉलिटिकल एजेंडा डिफरेंट पार्टीज और डिफरेंट कंट्रीज है, आई हैव नथिंग टू डू विद देम। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं सिर्फ अपने जानवरों का ख्याल रख रहा था। बट नो लॉन्गर टू मी, आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। अब जो ये चीज़ जो है ये हमसे नहीं हो पाई। देर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम। It was Eastern Sunday, and the and the fascists were advancing towards the Ebro। So ईस्टर्न संडे के बारे में हमने पहले बात करी है, that this is the most important and oldest festival of Christian church or Christian community। ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये they celebrate the resurrection of Jesus Christ फ्रॉम डेथ, यानी कि उसके दोबारा ज़िंदा होने का कुछ जश्न मनाते हैं। 21 मार्च से 25 अप्रैल तक ये होता है। तो ये दिन था जब ये फाशिस्ट्स वहाँ पे उन्होंने दे वर एडवांसिंग टूवर्ड्स इब्रो, दे वर एडवांसिंग टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर प्लेस। सो दिस फैसिस्ट आर सो ये फैशिस्ट्स के बारे में समझने की ज़रूरत है कि ये कौन थे। ये एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी थी, एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, या एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जो रेस को जो है इंडिविजुअल्स पे तरजीह देता है, यानी इट बिलीव्स इन रेशियल सुपीरियरिटी एंड इट स्टैंड्स फॉर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें खुद मुख्तार, एक मुतलकुल अनान हम उसको बोलते हैं, एक जाबिर, एक डिक्टेटर होता है, यानी कि इन अ वे ये डिक्टोरियल लीडरशिप पे बिलीव करते हैं, और इनका एक डिक्टेटर होता भी है जो जो अपोजिशन के फोर्सेबल सप्रेशन पे बिलीव करता है, यानी डिक्टोरियल पावर शॉर्ट में जो है इनकी आइडियोलॉजी होती है। मैंने पहले ही कहा था कि ये इनके दरमियान और दूसरे जो रिपब्लिकन्स थे वहाँ पे, उनके बीच में ये लड़ाई चल रही थी। तो वो इब्रो की तरफ आ रहे थे। इट वॉज ग्रे ओवरकास्ट डे विथ लो सीलिंग्स, सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप। तो एक ओवरकास्ट कंडीशन थी, एक क्लाउडी कंडीशन थी माहौल में, एक जो इन्हें आसमानों पे थोड़े से बादल छाए हुए थे, और ये एक एडवांटेज था कि
एक एडवांटेज था कि आसमान पे जो है उनके प्लेन्स नहीं थे, जो उनके जंगी तैयारे थे वो नहीं घूम रहे थे, दे वर नॉट अप। एंड द फैक्ट दैट द kids know how to look after themselves was all the good luck that the old man would ever have would। इस बुजुर्ग इंसान के लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी, यानी कि द that he was that nothing was in favor of the old man, कि इसके फेवर में कुछ भी नहीं था। द कुछ चीज़ें इसके फेवर में थी, एक ही बल्कि, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू नो द kid maybe that can look after itself, and that kids can look after themselves, but rest उसको पता नहीं था। ये एक खुशी की बात थी उसके लिए, यानी कि एक इत्मीनान की बात थी, जिस बात को लेके ये थोड़ा सा खुश हो रहा था कि इसकी जो कैट है वो अपना ख्याल रख सकती थी, बट ही वॉज अनश्योर अबाउट द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली। एंड द फैमिली उसकी कौन सी थी? उसकी फैमिली थी पिजन्स एंड दोज गोट्स, क्योंकि मैंने आपको कहा था दैट he doesn't have a family of his own। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इट वाज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट इट वाज पब्लिश्ड इन 1938, एंड द स्टोरी इज अबाउट द कन्वर्सेशन बिटवीन अ न्यूज़ रिपोर्टर, द हमने इसको पढ़ा था कि ये जर्नलिस्ट था, ये रिपोर्टर था, हेमिंगवे, he was a correspondent। तो between him, it's a conversation between him and an old man, who had to leave his hometown during the Spanish Civil War। So the story was originally composed as a news dispatch, but the narrator apparently decided to write it as a story। ये बात मैंने आपको स्टोरी के शुरुआत में ही बताई। तो कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है इस पोइम को लेके, सॉरी इस शॉर्ट स्टोरी को लेके। तो जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है, as the title suggests, that the story revolves around the old man। ये इस old man के इर्द गिर्द ये स्टोरी है। तो this very short and simple story is a powerful depiction of how war affects the lives of common people। ये हमें पहले उस इंट्रोडक्टरी नोट में हमें बताया गया है कि एक जंग से जो है एक कॉमन इंसान को कितना फ़र्क पड़ता है, वो कितना परेशान हो जाता है, और उसको उसकी ज़िंदगी पे इसकी वजह से कितने गहरे असरात हो जाते हैं। you know who are without politics, who are without any political ideology, who don't have any political party, who don't belong to any political party, जिनको ये सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है। उनको एक नॉर्मल सी ज़िंदगी दी होती है, एक नॉर्मल से घर के अंदर एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है, घर के आसपास के कुछ लोग चाहिए होते हैं, इसके अलावा और उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, फेसिस्टस, कम्युनिज्म, रिपब्लिकन्स, ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों से एक आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ख़ास उसको मकसद नहीं होता है। लेकिन जब इन चीज़ों की वजह से जो दुनिया में फितने फसाद हो जाते हैं, दुनिया में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो इस आम आदमी को जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो सिमिलरली, इन अ सिमिलर फैशन, द ओल्ड मैन हैज़ नथिंग टू डू विद द इम्पेंडिंग वार, जो उस वक्त चल रही थी लड़ाई, बट स्टिल उसको अपना घर बार छोड़ना पड़ा। यानी ही हैड टू लीव हिज होम एंड हिज assets and his beloved pets whom he regarded as his family, or whom he valued more than his family। So the man's love for his native town is expressed in this um, in his smile, यानी कि जब वो अपने शहर का नाम लेता है तो उसको स्माइल आती है while uttering the name of his of San Carlos, his native place where he lived। So his innocence and love for the animals, these are quite evident in the story, but due to war, such an old man was forced to leave his native place and his pets, and it's a sad part। His only purpose in life was were his pets, जो जिनके बारे में उनको देखना था, जिनकी उन्हें देखभाल करनी थी, बट ही वॉज फोर्स टू लीव बिकॉज ऑफ आर्टिलरी। टेक्स्ट में जिक्र किया गया, यानी कि वो जंग की वजह से, लड़ाई की वजह से उसको जो है वहाँ से निकलना पड़ गया, एंड ही वॉज नाउ लेफ्ट ऑन द हेड्स ऑफ डेस्टिनी, और उसको उसके रहमो करम के उस पर छोड़ दिया गया। सो कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स हैं इसके अंदर।
वो है सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल इन वॉर, मैंस लव फॉर एनिमल्स, लव फॉर हिज नेटिव प्लेस। तो ये बड़ी खूबसूरती से लिखा गया है। इट्स बिल्कुल एक सिंपल स्टाइल में, जो कि हेमिंगवे का एक पेक्युलर स्टाइल था, इसमें लिखा गया है बहुत ही सादा अल्फाज में, जो कि आम लोगों की जो समझ में आ जाए। सो कुछ चीज़ें जो हमने ये पढ़ के हासिल करी थी, यानी कि जो चीज़ें हमें समझ में आई, यानी इट टेल्स अस व्हाट ऑल कंप्राइजेस इन ओल्ड मैन्स लाइफ। इट्स जस्ट द कैट। सिर्फ कैट अब उसकी शायद ज़िंदगी में बचेगी, दो कि ये भी श्योर नहीं है वो रहे या ना रहे, लेकिन वो थोड़ा सा श्योर है कि वो अपना ख्याल रख सकती है, वो शायद खुद को बचा सकती है। दैट cat will be all right. This is the one important irony in this chapter, that the cat whom the old man was taking care will be all right. तो उसको लगता है कि वो शायद ठीक है। अब खुद के बारे में क्या वो ठीक है, ये इसके बारे में कोई probably he will probably get killed if he doesn't move, if he stayed on that bridge for a longer time. So a couple of things we can conclude from the chapter. One important thing is because of someone else's philosophy. मैंने पहले बात की कि किसी और की philosophy की वजह से people had to migrate, leaving behind them their assets, their pets, their family, their home, etc., etc., which is a very, very sad part. So love for animals, as I told you earlier, there is an old man who does not have family. Love for animals is highlighted. So, and third important thing is that the reporter is wishing good for the old man and trying to help him out in every possible way. This is an एक अच्छी चीज़ थी इस पोएम के अंदर। सो उसने गाइड किया ओल्ड मैन को कि अगर आप कहीं जाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग that we conclude from this chapter is the utter helplessness that one can face in such situations. बिल्कुल जो बेबसी इंसान की होती है ऐसे हालात में, खासकर इन सिविल वॉर्स में या किसी भी तरह की जंग हो फॉर दैट मैटर. सो यू कैन इमेजिन हाउ ड्रेडफुल सिविल वॉर्स में बी एंड व्हाट डू पीपल सफ़र इन दीज टाइम्स. तो ये मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा. किताब के एंड में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इसके अलावा थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में ये हमारे लिए तकरीबन आसान रहना चाहिए. इसके नोट्स बना के हम अलग से अपलोड करेंगे. मुझे उम्मीद है ये पूरी स्टोरी जो है ये आपकी समझ में आ गई होगी, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ. खुदा हाफिज़.